वो एक ऐसा यतीम नौजवान था जिसके पास नाम के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन दिल में वफादारी का वो जज्बा था जो बड़े बड़े नामों से कहीं ज़्यादा होता है। दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसने अपने असूलों का साथ कभी नहीं छोड़ा था। ये कहानी एक ऐसे इम्तिहान की है जहाँ वफादारी की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। सईद एक छोटे से खूबसूरत गाँव में रहता था। सईद खूबसूरत और अक्लमंद नौजवान था। जब वो छोटा सा था तो उसकी माँ किसी खतरनाक बीमारी में दुनिया से चल बसी थी और उसके 1.5 साल बाद ही उसका बाप भी एक कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे चुका था। सईद जिस गांव में रहता था उसके गांव से कुछ मील के फासले पर एक शहर था जहां पर उसकी चच्ची रहती थी। सईद चाहता तो अपनी चच्ची के पास जाकर भी रह सकता था, लेकिन वो एक खुददार लड़का था। उसे ये बात गवारा नहीं थी कि वो किसी के लिए बोझ बन जाए। इसलिए उसके वालिदैन के गुजर जाने के बाद उसने अपने आप को संभालने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिए थे। वो गांव में ही एक आदमी के यहाँ काम करने लगा। उस आदमी ने सैकड़ों मुर्गियां पाल रखी थी। उस आदमी का नाम रहीम था। रहीम मुर्गियों का एक व्यापारी था और गांव वालों के हाथ मुर्गियों के अंडे फरोख्त किया करता था। इसने गांव के करीब ही एक बड़ी सारी जगह पर कब्जा कर रखा था, जहां पर इसने बड़े बड़े मुर्गियों के जाले बनवा रखे थे। रहीम दिन भर वहीं पर अपनी चारपाई डालकर बैठा रहता और हुक्का रखकर गुड़गुड़ाता रहता। जब चिलम में आग बुझ जाती तो वो उठकर अपनी मुर्गियों के जालों का जायजा करता और एक बड़ी सी टोकरी लेकर उनमें मुर्गियों के अंडों को जमा करने लग जाता। शाम होते ही वो अंडों की टोकरी उठाता और गांव पहुंचकर गली गली फिरकर वो अंडों को बेचता। इस कारोबार से उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए तो उसे मुर्गियों की देखभाल करना, मुर्गियों के अंडे जमा करना और फिर गली गली जाकर बेचना बुरा सा लगने लगा था। एक दिन वो सोचने लगा कि इतनी सारी मुर्गियों की देखभाल के लिए और ये सब काम संभालने के लिए कोई मुलाजिम रख लेना चाहिए। इन्हीं दिनों सईद के बाप की मौत हो चुकी थी। तो रहीम ने सईद से बात की कि देखो सईद, अब तो तुम्हारे माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं और अब तुम्हें अपना आप खुद ही संभालना होगा। इसलिए तुम्हें मेहनत करनी होगी और ये मेहनत करके ही तुम अपना पेट पाल सकते हो। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने मुर्गी खाने में नौकरी पर रख सकता हूँ। अंधे को भला क्या चाहिए, बस 2 आँखें। सईद ने फ़ौरन हाँ कर दी और यूं वो मुर्गी खाने में मुलाजिम हो गया और बड़ी मेहनत के साथ वहाँ पर काम करने लगा। रहीम ने मुर्गी खाने में एक साइबान भी बनवा लिया था। वो सारा दिन एक चारपाई पर बैठा हुक्के को हाथ में लिए हुए सईद को सारा दिन मुर्गियों में काम करते हुए देखता रहता। सईद भी इस मेहनत से बहुत खुश था। जब शाम के वक्त वो अंडों की टोकरियाँ उठाकर गाँव की गलियों में फिरता तो गाँव वाले भी उसे देखकर बहुत खुश होते और उसकी तारीफ करते कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद ये लड़का कितनी मेहनत कर रहा है। रहीम भी अपनी जगह पर बहुत खुश था कि सईद ने आकर उसके काम को अच्छे से संभाल लिया और उसके नाम को चमका दिया है। और अब तो मुर्गियां भी खुशहाल नजर आने लगी थी और उनके अंडे भी खूबसूरत और मोटे होने लगे थे, जिसे गांव वाले भी बहुत शौक से खरीदते थे। लेकिन एक दिन गांव में बहुत जोर से बारिश हुई। गांव के जमींदार तो इस बारिश से बहुत खुश थे, लेकिन रहीम तो इस बारिश से खौफजदा और फिक्रमंद हो गया, क्योंकि वो जानता था कि बारिश के बाद मुर्गियों में एक बीमारी फैलती है जिससे मुर्गियां चू भी नहीं कर पाती और फट से मर जाती हैं। अभी शाम के वक्त बारिश हल्की हल्की शुरू ही हुई थी कि रहीम ने अपना एक पुराना सा संदूक निकाला और उसके अंदर से एक पुरानी सी किताब निकालकर उसके कुछ सफ़ों को उलट पुलट कर देखने लगा। फिर एक जगह रुक गया और फिर उसने अपने कान पर अटकी हुई पेंसिल उतारी जिससे वो मुर्गी के अंडों का हिसाब किताब किया करता था। उसने एक पेंसिल के साथ एक वर्के पर कुछ दवाइयों के नाम लिखे और सईद को थमाकर उसे पंसारे की दुकान की तरफ दौड़ा दिया। उसने ये सोचा था कि रात भर बैठकर वो दवाई बनाएगा और सुबह होते ही मुर्गियों को एक एक खुराक खिला देगा ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। वो रात भर बैठकर उन दवाइयों को पीसता रहा। सईद अपने घर भी ना जा सका। रात भर बारिश होती रही। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी भी तो तेज तूफान शुरू हो गया और अजीबोगरीब हवाओं की आवाज़ें आने लगीं। खुदा खुदा करके सुबह हुई। रहीम ने अपनी दवाइयों का कटोरा उठाया और सईद को अपने साथ लेकर मुर्गी खाने की तरफ चल पड़ा। वैसे तो बारिश रुकी हुई थी, लेकिन जगह जगह पर पानी से कीचड़ मचा हुआ था। उन्हें रास्ते में गांव के जगह जगह पर मकान भी गिरे हुए नजर आए। वो जल्दी जल्दी कदम उठाते मुर्गी खाने की तरफ जा रहे थे। जब गन्ने की फसल से गुजरकर वो अपने मुर्गी खाने के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि मुर्गी खाने में सन्नाटा सा फैला हुआ है। ये देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि सारी की सारी मुर्गियां अपने अपने खानों में मुर्दा पड़ी हैं। बारिश का पानी जालों में दाखिल हो चुका था और सारी मुर्गियां अकड़कर मर चुकी थी। रहीम सर पकड़कर बैठ गया। इस वाकये के बाद जाहिर है कि सईद को भी अपने काम से हाथ धोना पड़े, इसलिए उसने दूसरे काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। इसलिए वो गांव के उन लोगों से मिला जिनके पास भेड़ बकरियां थीं। उसने गांव वालों से कहा कि वो उनकी बकरियों की देखभाल किया करेगा और उन्हें चराने के लिए जंगल में ले जाया करेगा। गांव वाले चूंकि सईद को अच्छी तरह से जानते थे और सब उसकी तारीफ भी करते थे, इसलिए वो मान गए
और उन्होंने बकरियां चराने के लिए पहले एक चरवाहा रखा हुआ था, लेकिन वो बेईमान था। वो चोरी चोरी भेड़ बकरियों का दूध निकालकर दूसरे गांव में जाकर फरोख्त कर दिया करता था। गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। गांव वालों ने पहले तो उसकी अच्छी तरीके से मरम्मत की, फिर हजाम को बुलाकर उसे सर से टकला कर दिया और गधे पर बिठाकर उसे गांव से रुखसत कर दिया। गांव वाले तो इस बात से खुश थे कि एक चोर को उसकी अच्छी सजा मिली, लेकिन जब शाम हुई तो कुम्हार को अपने गधे का ख्याल आया कि वो चोर चरवाहा तो उसका गधा भी ले गया। तो वो रोता रोता गांव के नंबरदार के पास पहुंचा। नंबरदार गांव वालों की इतनी सादगी देखकर बहुत हंसा, फिर उसने अपनी तरफ से गधे की कीमत अदा कर दी। बहरहाल अब गांव वालों ने इस काम के लिए कोई और चरवाहा नहीं रखा। जब उन्होंने देखा कि सईद इस काम के लिए राजी है, क्योंकि उन्हें सईद की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। वो बहुत मेहनती था। वो सुबह सवेरे उठता और नमाज से फारिग होकर अपने लिए खाने का इंतजाम करता और बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता। वो पूरे गांव से फी बकरी के महाना 2 रुपये लिया करता था। उसका इरादा था कि जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो वो भी गांव में कुछ जमीन लेकर वहां पर सब्जी की काश्त शुरू कर देगा। जंगल के करीब ही सारी बकरियां आराम से बैठी थी और जुगाली में मसरूफ थी। सईद भी एक तरफ एक पत्थर पर बैठा उन्हें देख रहा था। अचानक 2 बकरे आपस में किसी बात पर नाराज होकर लड़ने लगे। सईद ने करीब जाकर दोनों को अलग कर दिया। एक बकरा तो खामोशी के साथ एक जगह पर जाकर बैठ गया, लेकिन दूसरे बकरे ने एक जबरदस्त टक्कर सईद को मारी। सईद को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। सईद ने उसका कान पकड़कर 2-3 थप्पड़ उसके मुंह पर मारे तो बकरा मैं करने लगा। फिर सईद ने उसे छोड़ दिया, लेकिन गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था। फिर सईद को अचानक एक धमाके की आवाज सुनी। सईद चौंक गया। यह आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। सईद एक लम्हे के लिए कुछ सोचने लगा और फिर जल्दी जल्दी जंगल की तरफ भागा, क्योंकि चीखने चिल्लाने की आवाज जंगल की तरफ से ही आ रही थी। फिर यकदम से सईद के कदम रुक गए। उसके सामने एक बीन मानस था जो एक बड़े से उखड़े हुए दरख्त के नीचे दबा हुआ था। उसके दोनों हाथ भी दब चुके थे। जब वो बीन मानस चिल्लाता था तो उसके लंबे दांत भी नजर आते थे। सईद उसके थोड़ा और करीब चला गया। अचानक से बीन मानस की नजर सईद पर पड़ी तो उसने चिल्लाना बंद कर दिया और हसरत भरी निगाहों से सईद की तरफ देखने लगा। सईद को यह देखकर उस पर बड़ा तरस आ रहा था। अगर बिन मानस के दोनों हाथ आज़ाद होते तो वो दरख्त को खुद ही हटा सकता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा और ताकतवर था। चूँकि हाथ आज़ाद ना होने की वजह से वो बेबस हो चुका था। सईद ने सोचा कि अगर वो कोशिश करे तो वो इस दरख्त को दूसरी तरफ धकेल सकता है, लेकिन इस बात की कोई जमानत नहीं थी कि आज़ाद होने के बाद वो बिन मानस इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सईद अभी ये सोच ही रहा था कि वो इसकी मदद करे या ना करे कि अचानक पीछे से उसका वही बकरा जिसके कान मरोड़ कर सईद ने उसे मारा था, वो पीछे से आया और उसने एक जबरदस्त किस्म की टक्कर सईद को मारी, जिससे सईद के दोनों पांव जमीन से उखड़ गए और वो हवा में उछलकर सीधा बिन मानस के ऊपर जा गिरा। सईद के एक हाथ की कोहनी सीधा बिन मानस के मुंह में जा लगी। उसके पूरे बदन में एक खौफ की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी कोहनी बिन मानस के मुंह से निकाली। सईद जल्दी से बिन मानस के ऊपर से नीचे उतरा और जमीन की तरफ लुढ़क गया। फिर सईद सोचने लगा कि अगर बिन मानस उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो इस वक्त तक उसकी कोहनी को चबा चुका होता। अब सईद ने फैसला कर लिया था कि वो बिन मानस की मदद जरूर करेगा। बिन मानस भी उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था और दर्द के मारे चिल्ला रहा था। सईद अपनी जगह से उठा और दरख्त की तरफ देखा। वो एक बहुत मजबूत और बड़ा दरख्त था। बारिश और तूफान की वजह से उसकी जड़ें जमीन से हट गई थी। सईद ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ उस मजबूत तने पर डाले और थोड़ा सा जोर लगाकर उसे हटाने लगा। फिर उसने थोड़ी सी देर की कोशिश के बाद उसने दरख्त को बिन मानस के सीने के ऊपर से परे की तरफ धकेल दिया। बिन मानस दरख्त के नीचे से निकलकर बैठने की कोशिश कर रहा था कि वो एक झटका खाकर जमीन पर जा गिरा। शायद उसके सीने में कोई गहरी चोट लगी थी। अब सईद का डर बिल्कुल ही खत्म हो गया और वो बिन मानस के करीब जाकर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने पर हाथ फेरने लगा। बिन मानस के जिस्म पर बड़े बड़े खुरदरे बाल थे और उसके अंदर से एक अजीब सी बू आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो बिन मानस उठकर बैठ गया और मोहब्बत से सईद की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपना हाथ सईद के कंधे पर रख दिया, जैसे वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर सईद ने बिन मानस के हाथ को थपथपाया और कहा, अच्छा मेरे दोस्त, मुझे इजाज़त दो। फिर सईद वहाँ से उठकर अपने रास्ते पर चल दिया और पीछे से बिन मानस उसे देख रहा था। रात होने वाली थी। सईद को इस बात की फिक्र थी कि सूरज गुरूब होने से पहले वो जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को लेकर गांव में पहुंच जाए। उसने एक जगह पर खड़ा होकर हाथ में लाठी लेकर घुमाई और एक हाथ की उंगली मुंह में दबाकर उसने एक सीटी बजाई। वो सारी भेड़ बकरियां जो एक तरफ चल रही थी वो सीटी की आवाज़ सुनकर सईद के करीब आ गईं और फिर सईद उन्हें लेकर अपने गाँव की तरफ चल दिया। अगले दिन जब सईद अपनी भेड़ बकरियों को लेकर उसी जंगल में उसी जगह पर पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया कि वही बिन मानस एक ऊंचे से पत्थर पर बैठा हुआ था। अब सईद को उस बिन मानस से खौफ आने लगा था, क्योंकि वो पत्थर पर बैठा हुआ
एक देव की तरह नजर आ रहा था। सईद ने सोचा कि यह जानवर कितना खौफनाक है। सईद अभी यह सोच ही रहा था कि वो बिन मानस अपनी जगह से उठा और अपने लंबे लंबे हाथ हवा में फैला दिए और सईद की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर तो सईद के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो घबरा गया। सईद ने सोचा कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन वो चाहकर भी अपने कदमों को वहां से नहीं हिला सका। ऐसा लगता था जैसे उसका एक एक कदम 100 किलो का हो गया हो। कल जिस वक्त वो बिन मानस के ऊपर से दरख्त को हटा रहा था, तो न जाने उसमें वो कौन सा जज्बा था जिसने उसका डर खत्म कर दिया था, लेकिन अब उसे बिन मानस से बहुत खौफ आ रहा था। थोड़ी देर बाद बिन मानस सईद के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सईद के ऊपर गड़ी हुई थी और उसके चमकदार दांत बाहर निकले हुए थे। इतने बड़े खौफनाक जानवर को देखकर सईद की भेड़ बकरियां इधर उधर भाग चुकी थी। फिर बिन मानस सईद के करीब आकर उसने अपना हाथ सईद की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ की हथेली पर एक सेब रखा हुआ था। सईद ने अपने कांपते हुए हाथों से वो सेब उठा लिया और बिन मानस अपने दांत निकालने लगा जैसे वो खुश हो रहा हो। अब उनकी दोस्ती हो गई थी और बिन मानस हर रोज सईद को उसी जगह पर मिलता। भेड़ बकरियां अपनी जगह पर चरती रहती और सईद उस बिन मानस के साथ जंगल की सैर करने निकल जाता। अब उसे बिन मानस से जरा भर भी खौफ महसूस नहीं होता था। एक दिन की बात है, जब सईद गांव वालों की बकरियों को घर घर छोड़ने के बाद नंबरदार की बकरियां घर छोड़ने के लिए गया, तो उसने देखा कि नंबरदार की बीवी एक तरफ कोने में बैठी सुबक सुबक कर रो रही है। ये देखकर सईद परेशान हो गया और सईद ने नंबरदार के नौकर से पूछा कि क्या बात है भाई, नंबरदारनी को क्या हो गया? क्या नंबरदारनी का नंबरदार से झगड़ा हुआ है? नौकर कहने लगा, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि आज नंबरदार शहर में गया था। उसने कुछ जेवरात खरीदे थे। जब वो वापस आ रहा था और रास्ते में था, सारे जेवरात एक पोटली में बंधे हुए थे। उन्होंने रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना निकाला और उसी दरख्त के ऊपर बहुत सारे बंदर छुपे हुए थे। नंबरदार ने जैसे ही रोटी का एक लुकमा अपने मुंह में लिया, तो एक बंदर ने आकर उनके सर से उनकी पगड़ी उठा ली और बंदर दूसरे दरख्त पर जा चढ़ा। नंबरदार ने पहले तो अपना जूता उठाकर उस बंदर की तरफ मारा, फिर अपनी टोपी हासिल करने के लिए बंदर के पीछे भागा, लेकिन बंदर बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका था। वो बेबसी से खाली हाथ मलते हुए जब अपनी जगह पर वापस आए, तो यह देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई कि जेवरात की पोटली वहां से गायब थी। कोई बदमाश बंदर उस पोटली को ले उड़ा था। नंबरदार ने आसपास के सारे दरख्त छान मारे, लेकिन उन्हें पोटली कहीं भी नहीं मिली और इस तरह वो मायूस होकर घर वापस आ गए। नंबरदारनी ने जब से ये वाकया सुना है, तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। हालांकि नंबरदार ने उनसे वादा भी किया है कि वो उन्हें और भी जेवर ले देंगे, लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आती और इस पर हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब सईद ने यह सुना तो इस पर अफसोस का इजहार किया। फिर सईद वापस अपने घर आ गया और अगले दिन जब जंगल में गया, तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि आज बिन मानस वहाँ पर नहीं है। वो घास पर लेटकर जंगल की तरफ देखने लगा। उसे यकीन था कि बिन मानस जरूर आएगा, लेकिन सूरज सर पर आ चुका था, लेकिन बिन मानस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। दरअसल सईद को उस बिन मानस से चाहत होने लगी थी। वो उसका इंतजार करता रहा, लेकिन बिन मानस नहीं आया। सईद अपने साथ जो खाना लाया था, उसने अभी तक वो भी नहीं खाया था। उसका दिल ही नहीं चाह रहा था खाना खाने को। वो तो इस बात से परेशान हुए जा रहा था कि कहीं उसके दोस्त बिन मानस को कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया। इसलिए सईद ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि आखिर क्या बात है। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, इसलिए सईद को इस बात की फिक्र नहीं थी कि उसकी भेड़ बकरियों को कोई पकड़कर ले जाएगा। वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। पहले तो उसने वो जगह देखी जहाँ बिन मानस उसे अपने साथ ले जाया करता था, लेकिन उसे दूर दूर तक वहाँ पर कोई नजर नहीं आया। फिर काफी देर ढूंढने के बाद सईद एक जगह पर थक कर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि अब मैं उसे और किस जगह पर तलाश करूं। अभी वो सोच ही रहा था कि उसके कान में अचानक गोली के चलने की आवाज आई। जंगल के उस पार एक शहर था जहाँ से अक्सर लोग शिकार के लिए जंगल में आया करते थे। गोली की आवाज सुनकर वो वहीं पर सहम कर रुक गया और वो सोचने लगा कि कहीं किसी शिकारी ने मेरे दोस्त बिन मानस को पकड़कर गोली तो नहीं मार दी। फिर वो उस सिमत को भागा जिस तरफ से उसे गोली के चलने की आवाज आई थी। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जगह पर रुक गया। सामने कुछ दूर फासले पर एक शिकारी खड़ा था। उसकी पीठ सईद की तरफ थी। उसके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ में एक पोटली थी और उसके करीब ही एक बंदर पड़ा था जिसके जिस्म से खून बह रहा था, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि अब यह बंदर दुनिया से जा चुका है। यह देखकर सईद समझ गया कि यह वही बंदर था जिसने नंबरदार की पोटली को चुराया था। फिर उस शिकारी ने अपनी बंदूक एक दरख्त के साथ टिकाकर खड़ी कर दी और उस पोटली का जायजा लेने लगा। सईद दरख्त के पीछे से निकला और उस शिकारी की तरफ बढ़ा। अपने पीछे आहट की आवाज सुनकर उस शिकारी ने जल्दी से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। फिर सईद मुस्कुरा कर बोला, अरे अरशद साहब, आप यहाँ कैसे? उस शिकारी ने पोटली को जल्दी से छुपाने की कोशिश की और फिर हैरान होकर सईद से पूछा,
अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सईद उसे ये तो नहीं कह सकता था कि वो अपने दोस्त बिन मानस को तलाश करते हुए यहाँ तक आया है, क्योंकि इस बात का किसी ने यकीन भी नहीं करना था। इसलिए वो बोला कि दरअसल मैं आपकी गोली की आवाज़ सुनकर यहाँ आया था। दरअसल मैं इस जंगल में भेड़ बकरियाँ चराने के लिए आया करता हूँ और आपने इस बंदर को मारकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि कल ये नंबरदार साहब की एक जेवरात की पोटली लेकर भागा था और अरशद साहब, नंबरदार साहब तो अक्सर आपका बहुत याद किया करते हैं। वो गांव के चौराहे पर जब भी बैठते हैं तो सबसे पहले आपका जिक्र करते हैं और फिर शिकार का जिक्र होता है। अरशद नंबरदार का बचपन का दोस्त था। वो एक ही गांव में पले बड़े थे। फिर बड़े होने के बाद वो अलग अलग गांव में जा बसे थे। उसका जब भी शिकार खेलने का मन होता था तो वो नंबरदार के घर आ जाता था और मिलकर वो दोनों शिकार खेला करते थे। सईद की बात सुनकर उसने जेवरात की पोटली को छुपाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उसने पोटली को निकाला और सईद की तरफ बढ़ाते हुए बोला कि मैं तुम्हारे ही गांव आ रहा था। मैं अपने घोड़े को घास चरता हुआ छोड़कर इधर उधर टहलने के लिए निकला था कि अचानक मेरी नज़र इस बंदर पर पड़ी। इस बंदर ने यह पोटली अपनी बगल में दबा रखी थी। मैं समझ गया कि ज़रूर इसमें कोई कीमती चीज़ होगी। फिर सईद बोला कि नंबरदार की बीवी इन जेवरात की वजह से बहुत परेशान है। वो इन्हें देखकर बहुत खुश होगी। आप इन्हें लेकर उनके घर चले जाओ। इतने सारे कीमती जेवरात देखकर अरशद के दिल में लालच आ चुका था। वो नरमी के साथ सईद से बोला कि सईद, इस बात को तुम अपने तक ही महदूद रखना कि मैंने इस बंदर को मार गिराया है। नंबरदार तो बहुत ज़्यादा अमीर है, वो तो कुछ रकम और देकर ऐसे ही जेवरात और भी खरीद लेगा। ये देखकर सईद हैरान होकर बोला, अरे अरशद साहब, दोस्ती का ही कुछ लिहाज कीजिए, मैं तो आपको इतना बेईमान नहीं समझता था। फिर अचानक से अरशद के तेवर बदल गए और लहजा बदलकर बोला, अगर तू अपनी जुबान बंद रखे तो मैं इसी वक्त तुम्हें 50 रुपए दे दूंगा। वो इसलिए कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। अगर तू अपना मुंह किसी के सामने खोलेगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जेवर मैंने हासिल किए हैं, इसलिए इन पर मेरा हक है। यह कहकर अरशद ने दरख्त के करीब खड़ी हुई अपनी राइफल की तरफ देखा और फिर घूरते हुए सईद की तरफ देखने लगा। सईद समझ गया था कि अरशद की आंखों पर लालच ने पट्टी बांध दी है और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सईद को यह बात भी गवारा नहीं थी कि वो 50 रुपए के लालच में वो भी इस जुर्म के अंदर शामिल हो जाए। इसलिए उसने थोड़ी देर तो इधर उधर देखा और फिर अचानक से सईद के हाथ से वो पोटली झपट कर एक तरफ भाग निकला। अरशद को सईद से इस बात की बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी। उसने जल्दी से अपनी राइफल उठाई और भागते हुए सईद की तरफ एक फायर दाग दिया। फायर जल्दी में किया गया था, इसलिए निशाने से चूक गया। फिर दूसरा फायर करने का उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सईद अब दरख्तों के पीछे छुप गया था। अरशद ने सोचा कि अगर सईद गाँव पहुँच गया तो जेवरात भी उसके हाथ से निकल जाएंगे और वो नंबरदार और गांव वालों की नज़रों में भी गिर जाएगा, क्योंकि सईद गांव पहुंचकर उसके सारे पोल खोल देगा। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो हर कीमत पर सईद को ढूंढकर उसे मार देगा। ये सोचकर वो भी उस तरफ दौड़ पड़ा जिस तरफ को सईद भागा था। वो एक माहिर शिकारी था जो बगैर आवाज़ पैदा किए तेजी से दौड़ सकता था। उसे जल्दी ही सईद नजर आ गया, लेकिन सईद पर हमला करना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि बड़े बड़े दरख्त सईद की ढाल बने हुए थे। सईद भी बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था और वो भी इस बात से बिल्कुल बेखबर हो गया था कि अरशद भी इसके ताक़ुब में है। और यही सोचकर सईद दरख्तों के करीब करीब से दौड़ रहा था कि कहीं अरशद की गोली का वो शिकार ना बन जाए। फिर अरशद सोचने लगा कि ऐसे भाग दौड़ से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने चालाकी के साथ सईद को पकड़ने का इरादा किया। फिर अरशद एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। जब सईद ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अरशद को गायब पाकर बहुत हैरान हुआ और एक बड़े से दरख्त के पीछे छुपकर वो अपनी गर्दन निकालकर अरशद की तरफ देखने लगा। अरशद का तो जी चाहता था कि वो यहीं से गोली चलाकर सईद का सर उड़ा दे, लेकिन कांटेदार झाड़ियों की वजह से वो सही निशाना नहीं ले सका। वो दांत पीसते हुए सईद की तरफ देख रहा था। सईद हैरान था कि अरशद कहाँ गायब हो गया। वो जानता था कि अरशद बहुत शातिर इंसान है और वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो गर्दन निकाल कर इधर उधर अरशद को तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं भी अरशद नजर नहीं आया। फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर लेट गया और अपने सीने के बल जमीन पर लेटकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। और ऐसे ही चलते चलते उसने काफी फासला तय कर लिया। फिर वो एक दरख्त के करीब जाकर आहिस्ता से खड़ा हो गया। उसने सोच लिया कि वो इस दरख्त के ऊपर चढ़कर छुप जाएगा। जब अरशद इसको ढूंढ ढांड कर थक जाएगा और यहाँ से चला जाएगा तो फिर वो गाँव में जाकर अरशद की सारी बातें सबको बताएगा। सईद बड़ी फुर्ती के साथ उस दरख्त पर चढ़ा और ऊंचाई पर पत्तों के दरमियान जाकर छुपकर बैठ गया। उसे इस बात का नहीं पता था कि अरशद उसके ताक़ुब में है। सईद को दरख्त पर चढ़ते हुए देखकर अरशद के चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता उसी दरख्त के करीब आया जिस दरख्त पर सईद चढ़ा हुआ था। सईद समझ चुका था कि अब खेल खत्म हो चुका है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से थोड़ा नीचे आया और वो पोटली अरशद की तरफ फेंकते हुए बोला कि इन्हें संभाल लो, इन जेवरात ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अरशद ने कहा,
अंदाज तो तुम्हारा ऐसा है जैसे तुमने मुझ पर कोई एहसान किया हो। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू गाँव में जाकर मेरी सारी बातें बता देगा। इस बात का सिर्फ तुम ही राजदार हो कि नंबरदार की पोटली मैंने बंदर से हासिल कर ली है। तुम्हारी मौत इस बात का सबूत रहेगी कि ये बात राज की राज ही रहे। ये कहने के बाद अरशद ने राइफल का रुख दरख्त के ऊपर बैठे हुए सईद की तरफ मोड़ दिया। अरशद ने सईद के सर का निशाना लिया और अभी कोई ही लम्हा था कि राइफल का घोड़ा दबते ही गोली सईद का काम तमाम कर दे। फिर एक भयानक चीख ने अरशद के अवसान खता कर दिए। इसने घबराकर पीछे देखा तो एक बहुत बड़ा बिन मानस उसके बिल्कुल सर पर पहुंच चुका था। बिन मानस को देखकर सईद की खुशी से चीख निकल गई। बिन मानस के एक ही वार से अरशद दूर जाकर जमीन पर गिरा और उसके हाथ से राइफल छूट गई। अरशद के मुंह से चीखें निकलने लगी और वह रहम तलब की नजरों से बिन मानस की तरफ देख रहा था। फिर बिन मानस ने अपना ताकतवर पांव उसके सीने पर रख दिया और उस पर सवार हो गया। अरशद के मुंह से एक खून का फव्वारा निकला और वह वहीं पर दम तोड़ गया। फिर सईद जल्दी जल्दी दरख्त से नीचे उतरा और बिन मानस के साथ चिपक गया। बिन मानस का वजूद कुछ गीला गीला लग रहा था, जैसे वह पानी से निकल कर आया हो। अपने दोस्त की जान बचाकर बिन मानस भी बहुत खुश नजर आ रहा था। फिर उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे लेकर एक तरफ चल दिया। थोड़ी दूर के फासले पर एक पानी की बड़ी सी झील थी जो जंगल में दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके अंदर बड़े बड़े दरख्त के लकड़ पड़े हुए थे। फिर बिन मानस एक लकड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और अपने पाँव पानी में मारने लगा। पाँव मारने से वो लकड़ आगे की तरफ चलने लगा। फिर बिन मानस दांत निकालकर सईद की तरफ देखने लगा, जैसे वो भी उसे ऐसा करने के लिए कह रहा हो। फिर सईद समझ गया कि उसका दोस्त बिन मानस सुबह से इसी खेल में मसरूफ होगा, इसीलिए वो उसके पास नहीं आया। फिर सईद ने इशारे के साथ बिन मानस को यह समझाने की कोशिश की कि अब वो घर जाना चाहता है। फिर सईद उन झाड़ियों की तरफ गया जहाँ पर उसने वो जेवरात की पोटली फेंकी थी। उसने वो जेवरात की पोटली उठाई और जैसे ही चलने लगा तो उसकी नज़र अरशद की लाश पर पड़ी जो बहुत खौफनाक लग रही थी। फिर उसने सोचा कि अगर इसका दोस्त बिन मानस ना आता तो आज ये जालिम अरशद उसे जिंदा नहीं छोड़ता। फिर वो इस बात से भी हैरान था कि बिन मानस अचानक से इसकी मदद के लिए कैसे पहुंच गया। फिर उस झील के करीब जाकर उसकी ये हैरानी भी दूर हो गई, क्योंकि वो दरख्त जिसके ऊपर सईद चढ़कर बैठा था वो इस झील के करीब से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर बिन मानस इसकी मदद के लिए पहुंच गया था। और बिन मानस ने अरशद के तेवर देखे तो वो समझ गया कि वो इसके दोस्त का दुश्मन है, इसलिए उसने उसका खात्मा कर दिया। फिर सईद अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। फिर वो गांव पहुंचकर सबसे पहले नंबरदार के घर गया और वो जेवरात की पोटली उसके सामने रख दी। नंबरदार बहुत हैरान था, कभी वो सईद के मुंह की तरफ देखता और कभी उन जेवरात की पोटली को। फिर सईद ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी नंबरदार को सुना दी। नंबरदार सईद की अक्लमंदी, ईमानदारी और बहादुरी से बहुत खुश हुआ। चूँकि सईद चाहता तो वह सारे जेवरात खामोशी के साथ अपने पास रख सकता था और किसी को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं होती। नंबरदार ने खुश होकर सईद को अपना बेटा बना लिया, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी और पूरे गांव में सईद की ईमानदारी के चर्चे होने लगे। नंबरदार का बेटा बन जाने के बाद सईद ने बकरियां चराना छोड़ दी और वो मेहनत के साथ पढ़ने लगा। बिन मानस के साथ सईद की दोस्ती अब भी कायम थी, लेकिन नंबरदार जिस वक्त तक जिंदा रहा उसे इसी बात का अफसोस रहा कि उसके बचपन के दोस्त ने उसके साथ इतनी बड़ी गद्दारी की और लालच ने उसकी जान ले ली। सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।